कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं बढ़िया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपिटल गेन, अ चैप्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन से। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इज द चार्जिंग सेक्शन। और सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के वजह से यदि आपको कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है देन सच प्रॉफिट और गेन इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। मतलब यदि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने की वजह से यदि आपको कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है देन सच प्रॉफिट और गेन इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन से ईयर में इट विल बी टैक्सेबल। तो नॉर्मली इन केस ऑफ कैपिटल गेन नॉर्मल प्रोविजन ये है कि दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब कि जिस ईयर में आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, जिस ईयर में आप कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, उस ईयर में यह टैक्सेबल होगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है, दैट इज द कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर। तो आइए चलिए दोनों इंपॉर्टेंट टर्म को हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 डिफाइंस कैपिटल एसेट एंड एज पर दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी कुछ कोई भी हो सकता है, दैट इज टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, रियल हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है या पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हैंड बाय नेसेसिटी एंड वेदर और नॉट दैट प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या सारे के सारे प्रॉपर्टीज इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट? द आंसर इज नो। Following are some of the properties which are not regarded as capital asset or which is excluded from the definitions of capital asset. यदि कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमर स्टोर से है या रॉ मटेरियल से जो कि बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए यूज होता है या बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए है देन सच स्टॉक इन ट्रेड या कंज्यूमर स्टोर या रॉ मटेरियल विच आर हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशंस आर नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। नाउ कमिंग टू रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। दोस्तों एक्ट में रूरल एरिया को डिफाइन नहीं किया गया है, अर्बन एरिया को डिफाइन किया गया है। एंड एज पर द एक्ट अर्बन एरिया मीन्स कि कोई भी टाउन या कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी स्पेसिफिक एरिया या प्लेस जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा हो, यदि उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है एंड इज अप टू 1 लाख देन वहाँ से 2 किलोमीटर तक का एरिया को भी हम अर्बन एरिया मानेंगे। और यदि उस टाउन का या उस स्पेसिफिक प्लेस का एक पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ऊपर है एंड इज अप टू 10 लाख देन उस टाउन से 6 किलोमीटर तक का एरिया को हम अर्बन एरिया मानेंगे। और यदि उस टाउन का पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख देन उस टाउन से 8 किलोमीटर तक का एरिया को भी हम मानेंगे अर्बन एरिया। दोस्तों यहाँ पर जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड एरियली दैट इज स्ट्रेट वे में, रोड डिस्टेंस हम कवर अप नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, लाइक 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, और इन सारे गोल्ड बॉन्ड्स को भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। नाउ कमिंग टू गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो कि इशू हुआ है अंडर स्कीम ऑफ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 या डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under the gold monetization scheme and that scheme is notified by the central government। तो ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन। नाउ कमिंग टू पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट्स आर ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। पर्सनल इफेक्ट दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कार, कंप्यूटर, लैपटॉप इटीसी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपरेल जो हम पहनते हैं दैट इज वॉचेस, क्लोथ्स वगैरह एंड फर्नीचर विच आर हेल्ड बाय द एसएससी फॉर हिज पर्सनल यूज और बाय हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि सारे के सारे पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट? द आंसर इज नो। कुछ पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, कुछ पर्सनल इफेक्ट्स के वस्तुएं हैं जिसे हम कैपिटल एसेट मानते हैं, दैट इज द ज्वेलरी। इन केस ऑफ ज्वेलरी दोस्तों आपने एक फेमस सॉन्ग सुना होगा, ना कजरों का धार ना मोतियों का हार। तो कजरों का धार तो यहाँ पर कैपिटल एसेट नहीं है, बट द मोतियों का हार इज एब्सोल्युटली अ कैपिटल एसेट। सो यदि आपके कपड़े के अंदर कुछ
प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स या गोल्ड, डायमंड, कुछ हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, मतलब उसे गुथवाए हुए हैं, देन वो सारे के सारे कपड़ा भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। नाउ कमिंग टू आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुरातात्विक संग्रह की वस्तुएं जो हैं डेट आर ऑल्सो रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, एंड ड्राइंग्स, ऑफ कोर्स ड्राइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। यदि कोई भी पेंटिंग्स है या स्कल्पचर्स है तो इसे भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे, या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है इसे भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो दिस इज पर्सनल इफेक्ट, बट these are the things of personal effect but they are regarded as capital asset। और जब आप इनको ट्रांसफर करते हैं then any profit or gain arising on transfer of these assets, then that profit or gain will be taxable under the head capital gain। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में आकर एज पर सेबी रेगुलेशंस कोई भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, देन दैट सिक्योरिटीज इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन एनी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फंड विच इज रजिस्टर्ड या हुज हेडक्वार्टर इज आउटसाइड इंडिया। दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में इवन इफ इट हेल्ड्स सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन दैट सिक्योरिटीज इज रिगार्डेड एज capital asset। Now coming to types of capital asset, there are two types of capital asset: long term capital asset which is defined under section 2 subsection 29A, and short term capital asset which is defined under section 2 subsection 42A। Period of holding plays a vital role in categorization of capital asset into long term and short term। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग मीन्स कि द टाइम पीरियड फॉर विच द एसएससी होल्ड्स द कैपिटल एसेट और कीप्स दैट एसेट इनटू हिज कंट्रोल और क्लेम, या इन अदर वर्ड वी कैन से कि पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के बीच के डिफरेंस पीरियड। किसी किसी एसेट्स के केस में हम देखेंगे कि इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 12 मंथ, देन that assets is regarded as long term capital asset, and if it is lesser than 12 month, then that is regarded as short term capital asset, yeah, if it is equal to 12 month also, then that is regarded as short term capital asset। तो सिक्योरिटीज में दोस्तों शेयर्स भी आते हैं, डिवेंचर्स भी आता है, एंड एनी अदर सिक्योरिटीज भी आते हैं। तो सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट which are listed on a recognized stock exchange, listed on a recognized stock exchange। Some of the recognized stock exchanges are Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange etc। So जो सिक्योरिटी listed है on recognized stock exchange, then and if its period of holding is greater than 12 month, then this is regarded as long term capital asset। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में भी हम देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग इफ इट इज ग्रेटर देन 12 मंथ, देन दिस इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो यूनिट्स है उसके केस में भी देखेंगे इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, देन इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में भी देखेंगे इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ, देन दिस इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई कैपिटल एसेट्स के केस में हम देखेंगे इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स, ग्रेटर देन 2 years, then only it is regarded as long term capital asset, otherwise it will be regarded as short term capital asset। सो अनलिस्टेड शेयर्स, दोस्तों यहाँ पर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं बोला गया है, इसलिए आप डिवेंचर्स को नहीं ले सकते या कोई अदर सिक्योरिटीज को आप नहीं ले सकते। इसमें अनलिस्टेड शेयर्स, क्या शेयर्स के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे? हाँ जी आ जाएंगे। सो अनलिस्टेड शेयर्स विच आर नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो फिर ये ट्रेडेड कैसे होते हैं? तो दे आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट से ये ट्रेडेड होते हैं। सो डैट इज अनलिस्टेड शेयर्स विच आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनके केस में देखेंगे इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 24 मंथ, देन दिस आर रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड इन केस ऑफ लैंड या बिल्डिंग या दोनों के केस में हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 24 मंथ इन ऑर्डर टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।
कोई एसेट्स के केस में हम देखते हैं कि एक पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो ग्रेटर देन 36 मंथ है, देन ओनली इट इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कौन कौन से एसेट्स के केस में हम देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 36 मंथ। देन इन केस ऑफ यूनिट ऑफ डेब्ट ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के जो यूनिट्स थे उनके केस में 12 मंथ का टाइम फ्रेम हमने देखा था कि 12 मंथ से ज़्यादा है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, या 12 मंथ या 12 मंथ से कम है देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट इन केस ऑफ डेब्ट ओरिएंटेड फंड के यूनिट के केस में हम देखेंगे इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 36 मंथ 3 years, then it is regarded as long term capital asset. In otherwise case it is regarded as short term capital asset. दोस्तों अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में हमने देखा था पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 24 मंथ इन ऑर्डर टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड इन केस ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स के केस में देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 36 मंथ, या 36 मंथ से इफ इट इज लेसर या इक्वल टू देन इट इज रिगार्डेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और सारे कैपिटल एसेट के केस में भी हम देखेंगे कि इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो इज ग्रेटर देन 36 मंथ देन इट इज रिगार्डेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और इन अदरवाइज केस इट इज रिगार्डेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। Coming to transfer, section 2 subsection 47 defines transfer. Transfer contains an inclusive definition. यदि आप कैपिटल एसेट को सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या कैपिटल एसेट के ऊपर का आपका कंट्रोल या क्लेम खत्म हो जाता है देन दैट इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यदि कोई भी कैपिटल एसेट के ऊपर आपका कोई हक या अधिकार है और वो हक या अधिकार खत्म हो जाता है देन दैट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यदि किसी भी लॉ के तहत आपके कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है देन दैट कंपल्सरी एक्विजिशन इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं देन दैट कन्वर्जन इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी या रिडेम्पशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कोई पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इमोन प्रॉपर्टी का पोजीशन आप किसी और को देते हो देन दैट गिविंग ऑफ पोजीशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और यदि आप कोई भी इमोन प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट राइट जो है इंजॉयमेंट का राइट आप किसी और को ट्रांसफर करते हो किसी और को देते हो देन दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन।